तो हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि हमारे आरपीएससी वर्तमान में जो पेपर ले रही है उनका पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है। मैं 2016 से मेंस मैंने दिए हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम दिए हैं, और 16 का जो पेपर था और जो 2023 का पेपर आया तब तक चीजें काफी कुछ चेंज हो गई है। चाहे बात करंट अफेयर्स की हो, चाहे इकोनॉमिक रिव्यू के क्वेश्चंस की हो, या फिर हमारे जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनका। हर बार कोई पोर्शन कठिन आता है, कोई सरल आता है। ये चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं ना। तो कभी बच्चों को साइंस एंड टेक से जूझना पड़ता है, कभी करंट अफेयर्स कुछ अलग तरीके के आ जाते हैं। और पिछली बार क्या हुआ, स्टैटिक पोर्शन बहुत आ गया चीजों पे, मतलब जो सीधा जो फैक्ट होते हैं ना, फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा पूछ ली गई। तो फैक्चुअल जैसे आती है तो जो कंसेप्ट बेस्ड तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनके साथ दिक्कत हो जाती है। और जैसे ही कंसेप्चुअल आता है, जो रट्टा मारने वाले या जो मतलब बहुत अच्छी तरह से चीजों को याद कर लेते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो हमको तो दोनों ही कैटेगरी में नहीं रहना है, हमको ओवरऑल दोनों ही पहलुओं को समझ करके तैयारी करनी है। और खास करके आज कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो किस हिसाब से बन रहा है उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा, और इसीलिए हम ये पेपर देख रहे हैं। तो स्कूल लेक्चरर का एक एग्जाम होता है, मतलब जो अपने फर्स्ट ग्रेड टीचर जिनको बोलते हैं, उनका पेपर हुआ था नवंबर 2024 में, और उसी के पेपर पे हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो पहले शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है। जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था? देखो, जेंटलमैन एग्रीमेंट हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, और आरएस के इस बार के मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था, जेंटलमैन एग्रीमेंट वाला। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसका पैटर्न समझने की कोशिश करो आप। इसने सीधा ये नहीं पूछा कि जेंटल एग्रीमेंट किससे जुड़ा हुआ है या कौन सा व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, नहीं। थोड़ा सा अंदर जा करके, मतलब केवल आप जेंटल एग्रीमेंट आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री और जयपुर सरकार के बीच में हुआ समझौता, वो नहीं, किस व्यक्ति के साथ में समझौता हुआ उसको भी पूछा गया है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर से रिलेटेड है, इतना तो हम सब पढ़ते हैं। लेकिन क्या हमने पढ़ते समय यह भी ध्यान दिया कि हीरालाल शास्त्री ने मिर्जा इस्माइल के साथ में किया? अब खैर, इस प्रश्न की सबसे बड़ी कमी यह है कि इस प्रश्न में जो ऑप्शंस हैं उनमें से आप एलिमिनेट कर सकते हो भाई माणिकलाल वर्मा, तो ये नहीं हो सकते क्योंकि जयपुर से जुड़ा हुआ मुद्दा, ये मेवाड़ के हैं। हरिभाऊ उपाध्याय, इनका भी कोई लेना देना इससे नहीं है, तो दो ऑप्शन तो आपके गए। फिर बचे दो, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री। तो चूंकि जमनालाल बजाज भी हो सकता है, अब दिमाग में बच्चे के कि यार जमनालाल बजाज कहीं होना, लेकिन जमनालाल बजाज इसलिए नहीं हो क्योंकि हमें पता है भाई हीरालाल शास्त्री थे, और ये फैक्ट हमें सबको लिखाया जाता है। तो यहां से ये क्वेश्चन आराम से हो सकता है। लेकिन अगर मान लो हीरालाल शास्त्री के साथ में नीचे भी ऑप्शंस में हीरालाल शास्त्री आ जाता तो हम थोड़े से कंफ्यूज यहाँ पर हो सकते थे। ठीक है, तो एक अच्छे लेवल का प्रश्न इसको हम मान सकते हैं, लेकिन कमी क्या रह गई कि ऑप्शंस को अगर आपने निकाल दिया तो आराम से आप इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया लोक देवी देवता, मतलब कला संस्कृति से। ठीक है, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं इसको मानूंगा क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा बच्चों को, कोई भी जो देखेगा इसको। अब आप खुद देखो, इसमें 3 कथन दिए हुए हैं। कथन बेस्ड क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत आते हैं। लगभग मान के चलना कि 150 क्वेश्चन में से 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसी तरह के सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा होंगे, इकोनॉमिक रिव्यू में भी होंगे, और सब्जेक्टिव जो पोर्शंस है वहां पर भी आपको ऐसे ही कथन वाले क्वेश्चन, जिसमें 2-3 कथन दिए होंगे और उनमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सा सही है। तो लोक देवी देवता के बारे में इन्होंने पूछा है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना कि कौन से सत्य हैं। अब कई बार लिखा होगा असत्य है, अब आप सत्य और असत्य के चक्कर में पढ़ के और अपना सारा मामला गड़बड़ करा लोगे। तो सत्य ध्यान रखना है अपने को, मतलब जो गलत है उनको हटा देना और बचे हुए को चूज करना है। पहला क्वेश्चन है कि विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंचते हैं। अब मान लो आप तेजा जी के पास जाते हो लोक देवी देवता, या फिर गोगा जी के पास जाते हो, तो क्यों जाते हो? आपको उनके चमत्कारों में विश्वास है, लोगों से आप सुनते हैं कि वो गए और उसकी मान्यता पूरी हो गई, इसी आधार पर हम जाते हैं। तो क्या इसको मैं सही मान सकता हूं? तो पहले सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं कि ये सही हो सकता है। ठीक है,
हो सकता है, मतलब अभी फाइनल पे नहीं जा रहे हम। फिर देखो, वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं। दैनिक जीवन की सामान्य समस्याएं क्या क्या होती है? आपके दैनिक जीवन की सामान्य समस्याएं क्या क्या है? नौकरी लगना, बीमार हो जाना, कोई ऊपर की हवा, ऐसी बातें ही तो होती है ना। तो ये सामान्य चीज, क्या हम मानते हैं देवी देवता इन चीजों का सॉल्यूशन कर देते हैं? नहीं, लोग जो विश्वास के साथ जाते हैं वो क्या जाते हैं कि यार वो देवता के जाओ, वहां पर अगर तुम ढोकने जाओगे या वहां पैदल यात्रा करोगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, या तुम्हारे दिन सही हो जाएंगे, या तुम्हारे घर में जो कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। ये मान्यताएं होती नहीं होती? का लोग दंडवत देते हैं या इस तरह के काम करते हैं, कोई गिरिराज जी के जाता है, कोई कहाँ जाता है, क्यों जाते हैं लोग? अपनी लोकल सामान्य जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए ही तो जाते हैं। कोई डिगी कल्याण की यात्रा में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? क्योंकि वो लोक देवता है, एक तरह से लोक देवता है कि नहीं अपने यहाँ के, उनको विष्णु का अवतार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लोग मानते हैं कि वहां जाने से कोढ़ दूर हो जाता है, कुष्ठ दूर हो जाता है। ये सामान्य समस्या एक जो जीवन की होती है उसको हम मानते हैं। तेजा जी के हम जाते हैं कि यार सांप ने काटा है तो ठीक हो जाता है, तो ये मान्यता है और ये सामान्य चीजों की बात कर रहे हैं। लोग देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। अब बताओ, क्या लोग देवी देवता मुक्ति की शिक्षा नहीं देते? देते या नहीं देते? भाई व्यक्तिगत मुक्ति के बारे में कई संतों ने, कई देवताओं ने लोगों को इस तरह की बातें दी है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, ये सारी चीजें भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी प्राणोत्सर्ग किया है धर्म के रास्ते पे चलते हुए। तो ये वाला सेंटेंस तो बिल्कुल ही गलत हो गया। जैसे ही बी को हम गलत करते हैं तो हमारे, सॉरी हाँ, सी को गलत करते हैं तो हमारा कौन सा गलत हो गया इसमें से? ये गलत हो गया, ठीक है, ओके। इसके बाद में ए और बी दोनों सही, ठीक है, चलो। जैसे कि आपने उसके ग्रुप में मेरे दोनों के अपने विश्वास के आधार पर भक्ति के पास पहुंच सकते हैं, तो ये तो मतलब वो नहीं है ना, जिंदा नहीं उनके पास कैसे पहुंचेंगे? मंदिर में जा सकते हैं, मैं बिल्कुल शब्दों के आधार पर ये नहीं मानता। नहीं, विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं। तो ये उनके पास कैसे? अरे इनके पास मतलब इनके मंदिरों में, वही तो मतलब है। तुम उसको कहां लेके जा रहे हो? मैं इनको मतलब अब लोग देवता तो भगवान मैं ये नहीं कह रहा कि तुम देवी देवताओं के पास पहुंचोगे। देवी देवताओं को हम आज कहां देखते हैं? मंदिरों में तो देखते हैं ना। कहां देख रहे हैं? मंदिर में देख रहे हैं। फिर हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। दैनिक जीवन की अत्यंत छोटी मोटी समस्या है तो उनका भी ये हाँ, लोगों को देखा कि मेरे बेटे का जो है ना, इसके मतलब इसका दिमागी किसी की हालत खराब है। अब उसमें भी हम क्या करते हैं, देवी देवता से पूछने जाते हैं। उनका जो भोपा होता है उसमें आपने देखा होगा, उसमें भाव भरता है, देखिए ना। और वो बोलता है कि नहीं नहीं, इसके ऊपर तो ये हुआ है, या वो वहां पर गया था, वहां चोट खा ली इसने, या कुछ ऐसा हो गया इसके ऊपर, उस हवा का असर है, ये चीज। हाँ, मतलब नॉर्मल बिल्कुल सिंपल बातें ये, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम सुनते हैं ना ये चीजें, ठीक है, इस आधार पे। चलो नेक्स्ट देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, ठीक है, सत्य कौन से हो गए? ए और बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उन चित्र शैली या शैलियों को चिन्हित कीजिए जहां मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन की श्रेणी में हम इसको रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक विशेष रचना के बारे में पूछा है, और वो भी पूछा है कि इसका चित्रण। अब देखो जैसे हमारे यहाँ पर 12 मासा का चित्रण होता है, अभी तुमने पढ़ा नहीं है संस्कृति वाला, अब आगे आएगा। तो 12 मासा का चित्रण आपको मेवाड़ शैली में भी मिलेगा, जोधपुर शैली में भी मिलेगा, ठीक है। रागमाला जो है उसका चित्रण आपको मिलेगा, रामायण जैसे जो ग्रंथ है उनका चित्रण आपको कहीं में मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं केवल और केवल मतीराम की इस रचना की, तो इसका संबंध सीधा सीधा हमारे जोधपुर से निकलता है, केवल और केवल जोधपुर से। तो ये अगर फैक्ट आपको याद है तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं याद है तो कैसे छोड़ने लायक। ऐसे क्वेश्चन को हमें स्किप करके चलना चाहिए, क्योंकि आप इसमें अंदाजा लगा नहीं सकते। आपको एग्जैक्ट याद है तो कर पाओगे, एग्जैक्ट याद नहीं है तो आप
नहीं कर पाओगे। ठीक है, अंदाजा लगाओगे आप गलत हो जाएगा। जैसे मान लो आप जयपुर अलवर का अंदाजा लगा रहे हो, किस आधार पे लगा रहे हो? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन किया? ये क्वेश्चन कहां से आया? प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है आपके किसी न किसी सभ्यता से जुड़ा हुआ, ठीक है, उसमें उत्खनन से जुड़ा हुआ। उत्खनन पे हमने सारे सब कुछ जितने भी हैं नोट्स बनाए हैं, लिखे हैं सारी चीजें। नील रत्न बनर्जी, अब ये नाम फिर वही बात, अगर आपने रिवीजन कर रखा है तो आप इसको कर सकते हो। वैसे नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, इन दोनों का नाम हमेशा एक साथ लिया जाता है। बैराठ में इन्होंने उत्खनन किया। ठीक है, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीधा कोई कंसेप्ट नहीं पूछा जा रहा। जैसे भी लोक देवता वाला क्वेश्चन था, वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, उसको कोई भी व्यक्ति जो सोचेगा, सही तरीके से दिमाग लगाएगा, वही कर पाएगा, नहीं तो मैक्सिमम उसको गलत करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फैक्ट अगर आपको याद है तो आप कर दोगे, नहीं तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो ये एक और फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया। अब ये रिपीटेड है, इसलिए मैं पीवाईक्यूज के लिए क्यों बोलता हूँ आपको, ये पीवाईक्यू में आपको कई जगह मिलेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आरपीएससी के द्वारा। अब आप 2011 से लेकर अब तक के पेपर अगर कर लोगे जो अपने टेस्ट सीरीज में दिए हैं, मैंने आपको बार बार बोला है ना, तो आपने किया भी होगा इस क्वेश्चन को, अगर किसी ने भी किया है तो डेफिनेटली आपने इसको कवर अप किया होगा वहां पे। चलो नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा शासक रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता था? देखो, हरिश्चंद्र, रज्जिल, नागभट्ट, मथनदेव। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था आपको जब हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात की, उसकी शुरुआत के बारे में की, तो हरिश्चंद्र के नाम के बारे में हमने चर्चा की है। फिर से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये भी पीवाईक्यू से कवर होता है। मतलब आप ना पढ़ करके केवल पीवाईक्यूज भी आपने किए होते ना, तो ये हरिश्चंद्र और रोहिलिद्दी, ये सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रोहिलिद्दी के नाम से किसे जाना जाता है। फिर से रिपीट क्वेश्चन, और इस तरह के खास करके राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, इनके क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं और ये फिर से रिपीट हो गया। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? हरिश्चंद्र। नेक्स्ट देखो, कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा कि सर कानड़ देव का मुख्यमंत्री पहली बार पूछा है, ऐसा पहले पूछा नहीं था। लेकिन अब हम थोड़ा ध्यान दें चीजों पे, जब पढ़ रहे थे हम एक ओवरऑल, तब हमने चीजें समझी होगी। पद्मनाभ की बात हम करते हैं, कानड़ देव प्रबंध नामक काव्य की रचना पद्मनाभ ने की है, पढ़ा है ना हमने। तो पद्मनाभ एक कवि है, तो क्या वो मंत्री हो सकता है? नहीं है। विक्रम देव का नाम कहीं पर आपने देखा जब आपने कानड़ देव को पढ़ा? जालोर की बात जब हम कर रहे थे चौहानों की, तब हमने नहीं पढ़ा इस चीज को भी, है ना। फिर हम बात करते हैं देवड़ा सुल्तान की। देवड़ा सुल्तान हमने कब पढ़ा था? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में हमको देवड़ा सुल्तान के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, दत्तानी का युद्ध। ठीक है, लेकिन जो जेता देवड़ा है वो फिर बच जाता है, और ये जेता देवड़ा ही क्या था? कानड़ देव का मुख्यमंत्री था। ठीक है, कानड़ देव कब के हैं? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के, 13वीं शताब्दी के अंत में और 14वीं शताब्दी की शुरुआत में। ये जो आप वही वही वही। ठीक है, चलो हो गया। आंसर क्या होगा? जेता देवड़ा। नेक्स्ट देखो, राणा सांगा की छतरी कहां स्थित है? छतरियों पर मैंने फाइनली जब हमने मेवाड़ पर बात की थी तब कितनी डिटेल में बात की थी कि भाई देखो, सांगा की छतरी कहां पर थी? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। मैंने आपको यह भी बताया था कि महाराणा प्रताप की छतरी कहां थी? चावंड में। हमने ये भी बात की थी उदय सिंह की छतरी कहां थी? गोगुंदा में। और फिर ये बात की थी अमर सिंह जब थे वहां से छतरियां कहां पर बनने लग गई? उदयपुर के महासतिया में। ये हमने डिटेल में चर्चा की थी, बार बार बात की थी छतरियों पे, क्योंकि छतरी से जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मांडलगढ़। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था और इस पर भी डिस्कशन हुआ था, किसी को याद आ रहा है कहीं से? नहीं नहीं नहीं, 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई, किस ठिकाने से थे? देखो ठिकानों पर नजर डालो एक बार। सलूम्बर, कोठारिया, गुलर, आसोप। सलूम्बर रावत केसरी सिंह हमने पढ़ा है,
तो क्या इनका संबंध हो सकता है? नहीं। कोठारिया, रावत, जोध सिंह, ये भी आपने पढ़ा है, दो ही नाम पढ़े थे हमने। सलूम्बर में केसरी सिंह जिन्होंने कुशाल सिंह को मदद की थी, और जोध सिंह जिन्होंने तात्या टोपे की भी मदद की और कुशाल सिंह की मदद की थी। ठीक है, अब बात आती है गूलर और आसोप। क्या हमने गूलर नाम कहीं पर पढ़ा पूरी 1857 की क्रांति के दौरान? नहीं पढ़ा। लेकिन आसोप हमने पढ़ा था। कब? मारवाड़ क्षेत्र में भूपालगढ़ में आसोप ठिकाना था, और जो मारवाड़ के राजा थे उनसे इसने लोहा लिया था, और बडलू का एक युद्ध हुआ था, वो मैंने लिखवाया था, और उसी में थे आसोप के शिवनाथ सिंह जिन्होंने क्रांतिकारियों की मदद की थी। ठीक है, तो ये भी हमारे नोट से बाहर नहीं है चीज, लेकिन ये थोड़ा सा टफ की तरफ जाता हुआ है। लेकिन अगर आप दिमाग लगाते तो आप ये दो तो कैंसिल कर सकते थे, और यहां पर आप 50-50 में भी जा सकते थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन लेने हैं, लेकिन कब? जब आपको ये दोनों याद किए हो। अगर आपने 1857 क्रांति नहीं पढ़ रखी तो आपको ना तो जोध सिंह याद आएगा ना केसरी सिंह याद आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? 4 पत्र आपको दिख रहे हैं, जयभूमि, जयध्वनि, आगीबाण और लोकवाणी। ठीक है, अब इनमें से आप खुद देखो, लोकवाणी देवी शंकर तिवारी, कहीं पर उसमें आपको दिखा था कि कहीं पर भी उसने कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं थे उसमें। ठीक है, जयभूमि 1944 में बहुत लेट आया, तो राजनीतिक मुद्दे इसमें नहीं। जयध्वनि हमने पढ़ा ही नहीं। हमने पढ़ा आगीबाण 1932 में ब्यावर से प्रकाशित हुआ, किसने किया? जय नारायण व्यास ने। ठीक है, और आगीबाण को प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कहा जाता है। ये फैक्ट याद कर लो, बहुत रिपीटेड है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया आरपीएससी ने। वही मैं फिर कर रहा हूं, पीवाईक्यूज में बेस्ड क्वेश्चन था, और देख लो नवंबर 2024 में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो पीवाईक्यूज का कितना महत्व है इस चीज को आप समझो। मैं बार बार आपको पीवाईक्यूज पढ़ने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए क्यों बोलता हूं? क्योंकि फैक्ट्स आपको हमेशा याद नहीं होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगर उनको आप पीवाईक्यूज में कर रहे हो तो आपको याद हो जाएंगे। इतनी सी बात है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पीवाईक्यूज पढ़ने। चलो नेक्स्ट देखो। चलो ये मैथ्स के क्वेश्चन है, इनको हम छोड़ेंगे। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि हमें पेपर का पैटर्न समझना है। तो इसमें जो पेपर के ये मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में इतने ज्यादा, मतलब ये बहुत छोटे हैं, और कुछ मैथ्स वाले भी तो मैथ्स के इस तरह के क्वेश्चन हमारे नहीं आते हैं, रीजनिंग जरूर आता है ना। कुछ हिंदी के क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन भी हमारे काम के नहीं है इसमें। अभी मैं मेंस में हम पढ़ेंगे हिंदी के। ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। चलो अब आ जाओ करंट अफेयर्स पे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप रेगुलर पढ़ रहे हो, अब अंदाजा लगाने की कोशिश करना है करंट की क्वेश्चन कैसे। पहले तो इस क्वेश्चन को देख करके देखो, प्रश्न जो है ये सेंटेंस बेस्ड है, लेकिन सेंटेंस ऑप्शंस में है, तो आपको सही या गलत चुनने हैं। तो किसी एक गलत या सत्य कथन को आपको इसमें से देखना है। एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्री ने प्रारंभ की है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो प्रश्न को पढ़ो ढंग से, दोबारा 2 बार ऐसे प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। हाल ही में शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो होंगे, और इनमें दिए हुए ऑप्शंस में ज्यादातर इसके उद्देश्यों में सम्मिलित होंगे, जैसे बच्चों में बचत की आदत पैदा करना, यह भी एक उद्देश्य होगा, नहीं होगा भाई? एनपीएस वात्सल्य योजना में क्या है कि एनपीएस के अंतर्गत एक खाता खुलेगा, खाता माता पिता खोलेंगे, ठीक है, और बच्चों के आने वाले करियर को लेकर के वो उसमें पैसा जमा करा सकते हैं। हर साल की एक लिमिट है, वहां तक वो पैसा उसमें जमा कराने की उनको। ठीक है, अब सुनो, अब इसमें क्या है कि ऑपरेट कौन करेंगे? माता पिता, और जब बच्चा 18 का हो जाएगा उसके बाद में बच्चा उस पैसे को काम में ले सकता है, उसकी शिक्षा और बाकी चीजों में। ठीक है, तो एक तरह से इस योजना की 2 उद्देश्य, एक तो माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजनाएं बनाने में मदद करना,
भाई वित्तीय आवश्यकताएं बच्चों को कब पड़ेगी, जब उनको हायर स्टडीज करनी पड़ेगी। तो एक तो उसमें मदद करना, दूसरा देखो उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण का प्रस्ताव करना। नहीं, एनपीएस वात्सल्य एक बचत योजना है, ठीक है, ये कोई ऋण योजना नहीं है, शिक्षा ऋण नहीं दे रहे इसमें। बच्चों को स्वास्थ्य इंश्योरेंस उपलब्ध कराना, नहीं ये भी नहीं है। भाई इसका उद्देश्य तो किसके लिए है, उनके करियर से रिलेटेड, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है, स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। बचे दो, एक और दो। अब इनमें से ज्यादा मजबूत कौन सा लग रहा है आपको, क्या इस योजना के द्वारा बच्चों में बचत की आदत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या पहला उद्देश्य इसका भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए योजना बनाने में मदद करना है? दोनों में से कौन सा होगा? तो आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ये भी होगा कि बच्चा जब इस योजना से जुड़ेगा तो ऑब्वियसली वो बचत कर रहा है। नहीं, जो आप देखेंगे वित्तीय समावेशन में, आप जब पीआईबी पे और उन पे बाकी जगह देखोगे तो उसमें ये भी दिया हुआ है कि बचत की आदत उनमें पैदा करना, ये इसके उद्देश्यों में है। लेकिन प्राथमिक उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो प्राथमिक उद्देश्य ये निकल करके आता है ना। तो ये भी थोड़ा सा मतलब आपको उलझाने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि पेपर में जब प्रेशर में होते हैं तो गलत हो जाता है। हम इसको अच्छा सही मान करके गलत कर सकते हैं। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए अब योजनाएं पढ़ते समय या करंट अफेयर्स पढ़ते समय आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप करंट अफेयर्स को बहुत बारीकी से देखो। खास करके आपने देखा होगा हम करंट अफेयर्स जब देते हैं तो उसमें सेक्शन बांटते हैं, हर चीजें कब से शुरू हुआ, उद्देश्य क्या है, हाँ इसके प्रमुख घटक क्या हैं, क्यों बांटते हैं, ताकि आपका ध्यान जाए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आप कर पाओ। नेक्स्ट देखो, ये है वो योजना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में ओडिशा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत, फिर से योजना पर प्रश्न देखो, दोनों नेशनल लेवल की क्वेश्चंस हैं, राजस्थान की करंट नहीं है, नेशनल करंट है। हाल ही में ओडिशा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 28-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि मिलेगी, ठीक है। तो टोटल पूछा, ये 5 सालों में टोटल कितना पैसा मिलेगा। सिंपल, बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, स्ट्रेट करंट में से है। 50,000 रुपए की राशि हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे, दो किस्तों में, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा में इस योजना को शुरू किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए 50,000। नेक्स्ट देखो, 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है। बहुत बार आपको ये चीजें दी जा रही है, करंट अफेयर्स में बार बार आता है कि हमारे, अभी भी मैंने डाला था, जस्ट कुछ ही दिन पहले मैंने, वो अलग मामला है, हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया ये वाला क्वेश्चन। और मैंने अभी आपको दिया था कि जो अपने जितनी भी सोलर ऊर्जा की जो योजनाएं हैं उनमें कितना कितना घटक दे रहे हैं, वो सारा हमने बात अभी भी की थी नेशनल लेवल पे। और राजस्थान का उसमें किस किस में राजस्थान प्रथम है ये भी हमने देखा था। तो सौर ऊर्जा में भी राजस्थान सबसे पहले स्थान पर है, जो स्थापित क्षमता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो सौर ऊर्जा इसके अंदर होगा, क्योंकि लगातार सरकार इसी पे मेहनत कर रही है। तो ये देखो, सौर ऊर्जा का योगदान 2024 तक कितना रहा, पवन ऊर्जा का कितना है, जल विद्युत का कितना, और बायो एनर्जी का कितना है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब इनमें से जल विद्युत और बायो एनर्जी तो जितना ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, जल विद्युत तो बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत ही कम बढ़ रहा है, लेकिन मैक्सिमम अब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है, उसमें भी सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका आ गया किससे, अपना जो राजस्थान करंट है उससे। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा, चिकित्सा मूल्य यात्रा क्या होती है, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, MVT। इसका मतलब है कोई बंदा राजस्थान में यात्रा इसलिए कर रहा है ताकि वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके, मतलब वो बीमार है और किसी बीमारी के इलाज के लिए वो यहां पर आ रहा है। अब सोचो, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देना चाहते हैं हम, तो सोचो क्या नाम रखेंगे। 4 नाम यहां पर है, हील इन राजस्थान, फिटनेस इन राजस्थान, हेल्दी लाइफ 2024, राजस्थान फिट 2024। हील वाला होगा, क्यों, हील का मतलब क्या होता है, सुधार होना, सेहत में
सुधार होना, हील होना मतलब रिकवर करना एक तरह से, ठीक है, सही होना, उसको बोलते हैं हील। अब हेल्दी लाइफ या राजस्थान फिट तो हम राजस्थान के लोगों के लिए रखेंगे, लेकिन हील इन राजस्थान का मतलब क्या होगा कि राजस्थान में आकर के और सही हो, तो ऐसा ही रखने की कोशिश करेंगे। भाई नहीं भी पढ़ा तो भी हम इसको कर तो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हील इन राजस्थान। तो 23 सितंबर को उसके बाद से ये योजना पर बात चल रही है, सरकार ने एक नीति तैयार की है ताकि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। टूरिज्म के अलग अलग प्रकार होते हैं, कल्चरल टूरिज्म होता है, जो हमारे संस्कृति जो है, हमारे किले महल इनको दिखाने के लिए, हेरिटेज टूरिज्म जिसको हम बोलते हैं। कि कल्चरल टूरिज्म हमारे मेले और इनसे जुड़ा हुआ होता है। विलेज टूरिज्म होता है, हमारे गाँवों के अंदर हमारी संस्कृति कैसी है, तो गाँवों में दिखाने के लिए जो लोग आते हैं, पास के आसपास के गाँवों में जाते हैं, वहां रहते हैं, वहां का खाना खाते हैं, वहां की गाँव की गलियों को देखते हैं और संस्कृति को देख करके खुश होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एजुकेशन टूरिज्म भी हो सकता है, कोई एजुकेशन के लिए आ रहा है, कोटा में क्या है, एजुकेशन टूरिज्म ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने वीमेन इन स्पेस लीडरशिप का शुभारंभ किसके सहयोग से किया। अपने करंट अफेयर्स में कवर्ड था, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको करंट की क्लासेस में पढ़ाई थी ये चीज भी, ठीक है। आंसर होगा ब्रिटिश काउंसिल, ठीक है। तो वीमेन इन स्पेस लीडरशिप, ताकि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उस पर काम करने के लिए इसे शुरू किया गया था। आंसर बी हो जाएगा। ये भी सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, सीधा है। अब ये देखो आप, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका अभी हमने लॉन्च किया था, ठीक है, श्रीहरिकोटा से PSLV के द्वारा। और इसके माध्यम से हमने टोटल 3 पेलोड भेजे थे, 2 नहीं भेजे। कितने भेजे थे, 3। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टफ की कैटेगरी में डालूंगा। उसका कारण यह है कि इसमें इन्होंने और आगे जाकर के अंदर की वो बातें पूछी जो खासियत थी। ज्यादातर आप देख रहे होंगे अभी करंट अफेयर्स में आपको बहुत छोटे छोटे शॉर्ट में नोट्स देने लग गए लोग, बिल्कुल शॉर्ट। लेकिन इतना शॉर्ट भी मत जाओ, खास करके जब साइंस एंड टेक वाले मुद्दे हैं ना, तो किसी भी घटना में जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, उसमें उस तकनीकी पहलू को भी ढूंढो। अब इसमें तकनीकी पहलू क्या था कि इस बार इसमें इंटरनेट को सुधारने के लिए, ठीक है, और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, बेहतर रिजोल्यूशन के लिए एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया है। तो ये भी इसमें सही है। सेकंड वाला कथन इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि 3 पेलोड है, 2 नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ था उसमें कि ये 3 पेलोड लेके जा रहा है। तो जैसे मान लो चंद्र मिशन है, वो कितने अपने साथ पेलोड लेके जा रहा है, या निसार है जो सूर्य की यात्रा, सूर्य के लिए भेजा गया है, उसमें कितने लेके जा रहे हैं, ठीक है। या सॉरी, अभी जो हमारा आदित्य मिशन था, लैंग्रांज मिशन L1 आदित्य, उसमें वो अपने साथ कितने पेलोड लेके गया है। निसार जो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, वो हम जो भेजेंगे आगे, उसमें कितने पेलोड होंगे, तो पेलोड्स क्या क्या हैं और वो क्या क्या काम करेंगे, वो सारे हमको याद होने चाहिए। तो हमें ध्यान देना है जब कभी ऐसे कोई लॉन्च होते हैं, इसरो के लॉन्चेस पे हमेशा हमको ध्यान देना है, वहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और जो भी रिसेंट होगा उसी पे पूछेगा, आपको 3 साल पुराने या 2 साल पुराने याद नहीं करने, आपको लेटेस्ट जो 2-3 लॉन्च पिछले हुए हैं, खास करके आप देखो ये सारे करंट अफेयर्स सितंबर अक्टूबर के ही हैं, मैक्सिमम सितंबर के हैं। नवंबर में 11 को एग्जाम हो रहा है, तो लगभग 30 से 40 दिन पहले की ही करंट इन्होंने ज्यादातर पूछी है, तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए और सी सही है। अब क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि संबंध में सही विकल्प चुने, अगर लिखा हो गलत विकल्प चुने तो मर जाओगे, ठीक है, उल्टा हो जाएगा मामला। नेक्स्ट देखो, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। अब इसको इन्होंने हिंदी में लिख दिया WASH। मान लो अगर इंग्लिश का क्वेश्चन अगर हम देखते तो अपन इंग्लिश में भी देख सकते हो, तुम्हें अगर ऐसा लगे तो आराम से देखने की फैसिलिटी मैंने दे रखी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हो। WASH, अब ये क्या बन गया, वाश। वाश का मतलब क्या होता है, धोना, है ना। धोने के लिए क्या चाहिए, तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी, ये एक मैं बता रहा हूं, बाकी आपको याद करना है, ठीक है। हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि वाश मतलब किससे रिलेटेड है,
कुछ ना कुछ धोने से, तो वाटर से रिलेटेड होगा भाई, बिना पानी के आप कुछ धो नहीं सकते। खैर ड्राई क्लीन भी होता है होने में। तो जल स्वच्छता और स्वास्थ्य, ठीक है, क्या जल स्वच्छता और स्वास्थ्य, तो एक सम्मेलन जिसके अंतर्गत हमने वाटर, सैनिटेशन और हेल्थ की बात की है, ठीक है। और ये कौन करेगा? जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उसके अधीन ये हुआ। दरअसल एसडीजी 6 गोल जो है उसके अंतर्गत जो जल की उपलब्धता को बढ़ाने की बात है उस पर इसमें बात की गई है, ठीक है, वो भी साफ सुथरा जल। नेक्स्ट पूछा गया एक आयोजन के बारे में। जितने भी समिट्स होते हैं, जितने भी कॉन्क्लेव्स होते हैं, वो हमें हमेशा याद रखने हैं। आज ये वाला समिट हुआ है, आज गांधीनगर में उस समिट का आयोजन किया गया, आज वहां पर इस समिट का, खासकर नेशनल लेवल पर होने वाले सारे समिट्स की एक लिस्ट बनाकर रखो। जब भी कोई दिखता है आपको लिख लो, कहाँ हुआ, कितनी तारीख को हुआ, उसकी थीम क्या थी, इस तरह से, ठीक है। तो डीएई परमाणु ऊर्जा विभाग, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसके द्वारा एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया 2024 का। कहां पर? राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर। ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन था और हाईलाइट में रहा था रेगुलरली। पीआईबीज, इसके अलावा आपका जो डीडी न्यूज है और आपके जो नॉर्मल अखबार जो भी आते हैं, कोई भी लेटेस्ट एक आप ले सकते हो, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सब में इनका वर्णन आता है इस तरह के होने वालों का। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ डेली अखबार पढ़ना है, करंट अफेयर्स अपने को देखने हैं। मैं भी आपको पीडीएफ दूंगा, लेकिन उसके अलावा भी आपको डेली अखबार पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें मुझसे छूट जाए, आप लोग कवर कर ले, ठीक है। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए? हमारे टेलीग्राम में भी ये बहुत मैंने कवर किया था, अखबार में सीधा सीधा उठाया। दरअसल प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति वो 3 जगह गई थी, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते, और इनमें से 2 ने, फिजी ने और तिमोर लेस्ते ने क्या किया था? इनको अवार्ड दिया था। अब देखो, जो बच्चा रेगुलर अखबार पढ़ रहा है वो कर देगा, किसी करंट अफेयर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल अखबार पर फोकस रखना है नेशनल करंट के लिए। राजस्थान के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ता है, तो राजस्थान का मैं डेली कवर करके दे रहा हूं आपको, एक लिंक देता हूं ना, वहां पर मैंने पूरे महीने की दे रखी है। आप जब उस लिंक को ओपन करते हैं, 1 तारीख से शुरू कर दिया मैंने दिसंबर से, और आपका जो एग्जाम आने वाले टाइम में होगा, अब आप बोलोगे कि सर हम तो बहुत साल बाद में, जैसे कई जो 12वीं प्लस वाले हैं, तो वो तो बोलेंगे सर हम तो बाद में देने वाले एग्जाम, तो अभी से हम क्यों पढ़े? अभी से आप इसलिए पढ़ो ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अभी से आप इसलिए पढ़ो, जैसे मान लो मानवाधिकार आयोग है, उसमें अभी उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो चलो अध्यक्ष तो हो सकता है उस समय तक चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस है क्या वो चेंज होगी? मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, उसमें नियुक्ति कौन करता है, कमेटी क्या होती है, ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। भाई जीएसटी काउंसिल की बैठक 55वीं अभी हुई जैसलमेर में, तो मान लिया ठीक है वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन जीएसटी काउंसिल क्या होती है, उसका गठन कैसे हुआ, उस पर भी तो आर्टिकल लिखे होते हैं ना वहां पे, और ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जीएसटी काउंसिल है कि नहीं हमारे? जीएसटी अपने आप में ही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो जब सिलेबस का हिस्सा है तो प्री में नहीं तो मेंस में पूछेगा, मेंस में नहीं तो इंटरव्यू में पूछेगा, कहीं ना कहीं तो पूछेगा, तो हमें पढ़ना है, इसका ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आंसर होगा फिजी और तिमोर लेस्टे, मतलब ए और सी। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता? अब आप बोलोगे सर इतने कैसे याद करें, तो भैया देखो पेरिस ओलंपिक में और इनमें तो बहुत ही लिमिटेड लोग याद करते, बहुत ही लिमिटेड मेडल हम लाते हैं, गिनती के मेडल आते हैं, तो ऐसे में उनको याद करने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर यह ध्यान रखना है किस कैटेगरी में जीत रहा है, कौन सा पदक जीत रहा है, पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति तो नहीं है, ये सारी चीजें कवर अप करनी है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। जैसे मान लो ये अमन सहरावत जो था, ये सबसे कम उम्र में मेडल जीतने वाले बंदे हैं, ठीक है, इसलिए ये चर्चित है। तो सिंधु ने, जो अमन सहरावत है, इन्होंने 21 साल और 24 दिन की उम्र में रिकॉर्ड बनाया, और इसीलिए इन पर प्रश्न पूछा गया है। मेनली रीजन क्या रहा? नहीं तो मेडल तो लोगों ने इससे भी बेहतर जीते हैं, इन्होंने तो कांस्य जीता है ना, इन पे क्यों पूछा? क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में मेडल जीत करके एक रिकॉर्ड नाम किया है ओलंपिक मेडल जीतने का, ठीक है। तो पीवी सिंधु के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया।
चलो नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अच्छा, ये फिर साइंस की क्वेश्चंस आ गए। तो साइंस के क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, ज्यादा कोई टफ नहीं कहेंगे हम, ठीक है, पर मैं इस पर भी कैलकुलेशन पर नहीं जाऊंगा। अभी नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। जैसे कि ये भी रटने वाला क्वेश्चन है, OH जो होता है, अब ये जैसे आपने देखा होगा, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है, इसी तरह से आता है आपका ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ब्यूट मतलब 4, तो 4 कार्बन के साथ में होता है, इसमें OH होता है, ठीक है। ब्यूटेनोइक एसिड, अम्ल, ये COOH फॉर्मूला के साथ में आता है, ठीक है। और इसी तरह ब्यूटेनॉन होता है, ब्यूटेनॉल होता है। ये याद करने वाली, रटने वाली चीजें सीधी आपको, जो कार्बन की सारणियां हैं, कार्बन के जो अपर रूप हैं और उसके साथ में उसके यौगिक जो होते हैं, वो सारा आपके सिलेबस में है ही, तो वहां से आपको सीधा सीधा पढ़ना है। न्यूटन का नियम पूछ लिया, बेसिक जो साइंस हमारी उसमें से आता है। आप नॉर्मल लूसेंट भी अगर पढ़ रहे हो ना, तो वहां से भी कवर अप हो जाएगा। लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान आती है ना, वहां से भी कवर हो जाएंगी ये चीजें, और बेसिक आपने वैसे अपनी किताबों में पढ़ाई है। अब इसमें क्या है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम में भाई, ईच रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो आपने देखा होगा रॉकेट्स हमारे अंतरिक्ष में जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? क्योंकि वो नीचे की तरफ थ्रस्ट देते हैं, ठीक है, और उसकी इक्वल अपोजिट रिएक्शन उन पर होता है, क्योंकि धरती तो जा नहीं सकती, धरती को तो धक्का नहीं मार सकता ना वो, तो धरती में तो मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन वो खुद जो है ऊपर की तरफ उठता है। तो दो पिंडों के बीच में जब भी इंटरेक्शन होता है, तभी जाकर के ये काम करता है, ठीक है। तो वो दो भिन्न पिंड जो परस्पर अनोन्य क्रिया करते हैं, उन पर ये लगती है, समान पिंड पे नहीं लगती, दो अलग अलग पिंडों पे रहेगी हमेशा। जो प्रतिक्रिया हो रही है ना, वो दो पर है, विपरीत दिशाओं में, विपरीत नहीं, रिजल्टेंट दिशा में, विपरीत नहीं बोलेंगे उसको, रिजल्टेंट दिशा में, किसी भी रिजल्टेंट में हो सकती है। फिर देखो, पादपों में वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन, तो हार्मोन्स हमारे मेंस के सिलेबस में है, आपको पढ़ने पड़ेंगे पादप वृद्धि में। नहीं, इसका आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। बाकी तीन जो है ये वृद्धि कारक है, मतलब ये क्या करते हैं, पादपों में वृद्धि करवाते हैं, उनमें फल उगने से लेकर के पौधों की वृद्धि होने, मतलब अगर मान लो आप ऑक्सीजन का प्रयोग करते हो तो पादप तेजी से बढ़ेंगे। संदमन को बोलते हैं, मतलब सप्रेस करना, रोकना, रोकने वाला। तो जैसे मान लो कोई पौधा है जो रेगिस्तान में है, अब रेगिस्तान में अगर मान लो उसके पत्ते हैं, तो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसको जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो पत्ते गिरा देगा। अभी पत्ते गिराने वाली घटना, या फिर ठंड के दिनों में, ठंड के दिनों में जो ऊंचे पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अपनी गतिविधियों को धीमा कर देते हैं, ताकि वो जिंदा रह सके, ठंड से बच सके, ठीक है, क्योंकि प्रकाश मिलेगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये जो एब्सिसिक अम्ल होता है, वो क्या करता है, उनकी गतिविधियों को रोकता है, कम करता है, सुषुप्त अवस्था में भेजता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा वर्गीकृत प्रजातियों से संबंधित नहीं है? अब आपको हिंदी में ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। जैसे एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर, एक्सटिंक्ट, तो 8-9 कैटेगरीज है जिनके अंदर इनको बांटा गया है। रेड लिस्ट है IUCN की, उसमें अलग अलग कैटेगरीज में, और वो कैटेगरीज कैसी है वो ये देखो आप, ठीक है। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न कौन सी होती है, जो मतलब जिनको बहुत अबांडेंट है, वो बहुत, उनकी मात्रा बहुत है, मतलब आपको इतने सारे जीव मिलेंगे, जैसे चूहे हो गए, ऐसे पशु जो प्रचुर मात्रा में, मतलब उनके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नियर थ्रेटन्ड वो है जिनके लिए हमको, मतलब जो खतरा हो सकता है आने वाले समय में, ऐसे जीव है ना। नियर थ्रेटन मतलब क्लोज टू क्वालिफाइंग और लाइकली टू क्वालिफाई फॉर अ थ्रेटन कैटेगरी, आने वाले फ्यूचर में। फिर उससे बुरी हालत होती है वल्नरेबल की, फेसिंग ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, मतलब वाइल्ड या जंगल में से वो गायब हो सकते हैं आने वाले समय में, खतरा है उनको। वल्नरेबल मतलब जिनको बोलते हैं सुभेद्य, ठीक है। फिर उसके बाद एंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त। संकटग्रस्त कौन सी प्रजातियां होगी, जिनकी बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, इनकी रिस्क थोड़ी कम है, उससे भी ज्यादा हाई रिस्क इनकी है, ठीक है। और उनसे भी हाई रिस्क होती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब CR,
ठीक है। और फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड से भी बुरी है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो गायब भी हो चुके हैं, कहीं पर कैप्टिव रखे गए हैं, मतलब किसी जू में या फिर कहीं पर उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जंगल में वो अब नहीं मिलते हैं ऐसे जीव। और एक्सटिंक्ट मतलब जो जिनकी विलुप्ति हो चुकी है, जो है ही नहीं अब। जैसे चीता भारत से विलुप्त हो चुका था, एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में था चीता, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कूनो में, कूनो पालमपुर मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं, वापस से उनको रिहैबिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है, अभी भी कई उनमें से मर चुके हैं, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उनकी अगर एक पीढ़ी में से कुछ भी हमारे पास बच जाए और वो लोकल यहाँ पर अडॉप्ट हो जाए हमारे वातावरण में, तो आने वाले समय में हो सकता है वो वापस से वो अपनी आबादी को बढ़ा लें। जैसे किसी समय हमारे यहाँ से बाघ भी गायब हो गए थे, गोडावण गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, गिनती के 140 के करीब बचे हैं, वो भी सरकार 2014 से गोडाउन का प्रोजेक्ट चला रही है इसलिए, उनकी ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। खरमोर जैसे पक्षी, तो ऐसे पक्षियों, क्योंकि गोडाउन के साथ क्या समस्या है, गोडाउन के साथ समस्या है कि वो एक तो ज्यादा हाइट पे उड़ नहीं सकते, और जो बिजली के तार हैं उन पे वो चपेट में आ जाते हैं। और आप देख रहे हो कि जैसलमेर और इस साइड में बिजली के तार काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि सोलर लाइंस, ठीक है। अब उनको अंडरग्राउंड करने की बात चल रही, पर अंडरग्राउंड की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, नॉट सो इजी, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, अब आ रहे हैं हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन। पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे टाइप के आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा है, पढ़ा था आपने, ठीक है। तो दो निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना के बारे में, एक तो केशवानंद भारती केस और एक बेरूबारी केस, ठीक है। बेरूबारी मामला क्या है, पश्चिम बंगाल के बेरूबारी नामक एक जगह है, वहां के कुछ क्षेत्र थे जिनको देने की बात थी, मतलब उसको बांग्लादेश को उससे एक्सचेंज करने का, तो उस मुद्दे पे 1960 में ये केस आया था, और इसमें ये बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती केस आया 1973 का, बहुत लैंडमार्क जजमेंट था, जब 13 जजों ने मिलकर के, और एक तो हमारा जो संविधान की जो मौलिक संरचना है उसका एक वो कंसेप्ट दिया था कि मौलिक संरचना में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें फिर उन्होंने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग माना जाएगा, और प्रस्तावना की तरफ देखा जाएगा जब भी हमको कोई डाउट्स है, किसमें, अंदर किसी भी क्लॉज में कोई डाउट होता है, तो हम प्रस्तावना की तरफ देख करके देख लेंगे प्रस्तावना क्या कह रही है, ठीक है, इस तरह से। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेरूबारी मामला। चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने, 4 सेंटेंस दिए। अब यहां पर भी ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाए इस बार इन्होंने पॉलिटी के। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई थी। गलत है, ठीक है, सही कैसे है, ये सन गलत है। 1952 में चुनाव हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग की स्थापना पहले ही हो गई थी, ठीक है। 50 में बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1990 से लागू है। तो ये नहीं रुको एक मिनट, ये भी गलत है, हाँ हटा दिया था बाद में। फिर बाद में जो टी सेशन करके जो चुनाव आयुक्त आए थे, उनके समय में चुनाव आयोग काफी मजबूत हो गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद से वापस से 3 वाला लाया गया था, ठीक है। तो ये उस समय से नहीं है, उसके बाद से है। रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, ये भी गलत है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो होता है, ठीक है। तो ये सही होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह 1952 के बाद से कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा है। मतलब प्रधानमंत्री तो बने लेकिन राज्यसभा से नहीं थे, लोकसभा से ही थे, ये हमको देखना है। देखो, लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है, क्या थे, राज्यसभा के नेता थे, राज्यसभा से चुने गए थे लाल बहादुर शास्त्री। आई के गुजरात मनमोहन सिंह तो थे ही सही, मनमोहन सिंह तो हमेशा से राज्यसभा से ही चुने गए लगातार लंबे समय तक, ठीक है। लेकिन अगर इस वाले समूह में आप देखोगे
तो इंदिरा गांधी भी लोकसभा से ही चुनी गई थी और नरेंद्र मोदी भी लोकसभा से ही चुने गए। तो कभी भी ये राज्यसभा के नेता नहीं रहेंगे, ठीक है। हालांकि कई बार ऐसा भी है कि जरूरी नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य ही हो, लेकिन हम इस ग्रुप में अगर देखें प्रधानमंत्रियों के में, तो ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी भी राज्यसभा के नेता नहीं रहे। इन्होंने हमेशा चुनाव लोकसभा के लिए लड़ा और लोकसभा में ही इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। और चूंकि लोकसभा में हमेशा अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से चुना गया है तो वही सदन का नेता भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का जो प्रस्ताव है उसकी जांच करने वाली समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? 3 सदस्य तो होते हैं, लेकिन कौन कौन होते हैं? एक तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, ठीक है। और तो देखो कैसे आता है महाभियोग, कैसे आता है इसको समझो आप। महाभियोग के लिए या तो हमारी लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य लिख करके देते हैं। जब वो ऐसा देंगे तो उसके बाद में एक समिति बनाई जाएगी। दरअसल 1968 का एक जो जांच अधिनियम है उसके अंतर्गत ये किया जाता है, और इस अधिनियम के तहत 3 लोगों की एक कमेटी बनती है। एक होगा सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई अन्य न्यायाधीश, ठीक है। दूसरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, और तीसरा एक कोई प्रख्यात न्यायविद, एक्सपर्ट, ठीक है। अब वो रिटायर्ड जज भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। यहां चारों ही ऑप्शन में वो नहीं है ना, फिर ये सर्वोच्च हाई कोर्ट का कहाँ है? हाई कोर्ट का नहीं है। इसका आंसर इन्होंने माना है बी। जो आरपीएससी है उसने आंसर क्या माना है? बी। लेकिन बी भी सही नहीं है, क्योंकि जो एक्ट के एज पर जो अधिनियम लिखा हुआ है वो है कि या तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा कोई अन्य न्यायाधीश, दोनों में से कोई भी एक, या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश, दोनों में से कोई भी एक, या फिर न्यायविद। 3 होने चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश दे रखे हैं। अब इनमें से वो ऑप्शन ही नहीं दिया जो एक्चुअल में सही है, और एक्चुअल में ऑप्शन सही क्या है? वो ये है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से ये 3 वर्ग है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों में से एक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में से एक, ठीक है, और एक ऐसा व्यक्ति जो एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो अध्यक्ष की राय में, ठीक है। ये जब लिखेंगे अपना देंगे, उसके बाद में संबंधित सदन उसको 2/3 बहुमत से पास करेगा और दूसरे सदन में जाएगा, वो भी पास करेगा, उसके बाद में उसको महाभियोग माना जाएगा। नेक्स्ट देखो, संसदीय समिति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आप इन चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो आप आंसर आराम से ही दे दोगे, खुद ही दे दोगे, क्योंकि इसके अंदर जो 2 ऑप्शन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के खिलाफ है। मतलब अगर एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, और हमको तो एक गलत सेंटेंस निकालना है। देखो ये 2 सेंटेंस आप छोड़ दो, इन नीचे वाले दोनों को पढ़ो। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा अध्यक्ष एवं सचिवालय को प्रस्तुत करती है। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है। एक ही प्रश्न है, उसके 2 उत्तरों में विपरीत बात बोली गई है, तो क्या हमें इन दोनों को देखने की जरूरत है? इन दोनों के बारे में हम नहीं भी जानते कि संसदीय समिति का अर्थ है कि नियुक्त की गई, चुनी हुई या अध्यक्ष द्वारा नामित समिति, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप इन दोनों को देखते हो, भाई कोई भी समिति है वो या तो इस व्यक्ति को देगी या इसको देगी। अगर इसको देगी तो इसको नहीं देगी, तो मतलब ये गलत हो गया, और इसको देगी तो इसको नहीं देगी, तो मतलब ये गलत हो गया। अब देखो ये दोनों तो हमारे साइड में गए, इन दोनों में से हमें तय करना है कि कौन सही है। कि संसदीय समिति, अब संसदीय समिति क्या है? तो संसदीय समिति क्या होती है कि संसद के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, अलग अलग प्रकार की समितियों की गठन किए जाते हैं। कुछ स्थायी समितियां होती है, कुछ अस्थायी समितियां होती है, ठीक है, उनमें कुछ वित्तीय समितियां भी होती है। तो संसदीय समितियां बहुत से प्रकार की होती है। ये संसदीय समितियां कौन गठित करता है? ज्यादातर सदन का अध्यक्ष, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है, उनके द्वारा इनको गठित किया जाता है। वही नॉमिनेट करते हैं, उन्हीं के द्वारा चुना जाता है।
ये जो समितियां होती है वो उसी के निर्देशन में काम करती है। और ये जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे वो फिर किसको करेंगे? मान लो मैंने ही किसी को नियुक्त किया, मेरे ही निर्देशन में काम कर रही है, तो रिपोर्ट किसको देंगी? मुझे देंगी ना। तीसरे को जाके प्रधानमंत्री को क्यों देंगी? क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई रोल ही नहीं है इसमें, ना तो उसने नियुक्त किया है। भाई नीति आयोग की गठन प्रधानमंत्री के रिजोल्यूशन से है, मतलब मंत्रिमंडल के रिजोल्यूशन से। तो नीति आयोग किसको रिपोर्ट करता है? प्रधानमंत्री को। सिंपल सी बात है ना। तो वैसे ही ये किसको देंगे? ठीक है, तो गलत कौन सा हो गया? डी, प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है, ये गलत हो जाएगा। हाँ, इसको बिना नहीं, अगर आपको डिटेल नहीं पता तो भी आप कर सकते हो। फिर देखो, अब है ज्योग्राफी। सबसे सरल मानता हूं मैं इस पोर्शन को, कुछ क्वेश्चनों को छोड़ के, फैक्चुअल को छोड़ के। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो। नस्ल है और पशुधन है। गिर नस्ल की गाय होती है नहीं होती? सब जानते हैं, तो ये सही है। अपने को पहले ये पढ़ना है कि क्या पूछा है। गलत युग्म, गलत का पता करना है, सही का नहीं। मगरा भेड़, रुक जाओ, शेखावाटी बकरी, सूरती ऊंट। सूरती भैंस होती है गुजरात की है। सूरत की जो भैंसें होती है वो अच्छा फैट वाला दूध देती है, ठीक है, उनकी दूध की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। तो सूरती जो नस्ल है वो ऊंट की है, बकरी की शेखावाटी नस्ल होती है, और मगरा भेड़ की नस्ल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। नस्लें तो याद करनी है, नस्लों पे तो क्वेश्चन आते हैं। और वही पीवाईक्यूज करते रहो, ये तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। पीवाईक्यूज में सब याद हो जाएंगे आपको। लेकिन पीवाईक्यू करने का मतलब पीवाईक्यू करने के बाद उसके सॉल्यूशन देखना। पेपर देके नहीं बैठना है, पेपर में तुम गलत कर दिए सारे, फिर बैठ के देख रहे हो कि हाँ मैंने कर लिया, नहीं। उसके बाद उसके सॉल्यूशन देखो और ये देखो मैंने कहाँ गलती की और सही आंसर उसका क्या होगा, उसमें डिटेल भी पढ़ो उसकी। ठीक है, नेक्स्ट। तांबे की खाने कुशलगढ़, सेनपरी व भगत का बास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि फैक्चुअल है और ये मिलेगा ही नहीं आपको, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। इस बार इन्होंने ये जो क्वेश्चन पूछा, क्योंकि खानों के ज्यादातर क्वेश्चन इनके समाप्त हो चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था कि जो कुशलगढ़ है ना, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है एक। तो उन्होंने बोला कि सर बांसवाड़ा तो ऑप्शन ही नहीं था इसमें, जबकि एक्चुअल में ये तीनों स्थान पता कहाँ है? अलवर में। ठीक है, लेकिन किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे आपको। सर ने बताया था, तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग भाग्यशाली हो कि तुम्हें सर ने बताया। जनरली आपको बुक्स में या ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर सर ने बताया तो उन्होंने डीप जाकर के जो बुक्स हैं और जो रेफरेंस बुक्स होती है उनमें से निकाला है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? अलवर। वैसे ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये फ्रेश क्वेश्चन है, नया पूछा हुआ। कौन सा सुमेलित नहीं है? शाखाएं और नदी। मानसी और खारी दोनों बनास की नदियां है, तो ये तो ठीक है। उजाड़ और आहू काली सिंध की है, बिल्कुल है। परवन, उजाड़, आहू सब। चाप और जाखम माही की। हाँ, जाखम किसकी है? माही की है। चाप भी माही की है। ठीक है। मेज और सागी, मेज नदी चंबल की है, लेकिन सागी जो है वो लूणी नदी की है। ठीक है, सागी नदी किसकी है? लूणी की है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। तो इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ऑप्शन देखना आपके लिए क्यों जरूरी है। जब बाद में जब सॉल्यूशन देखोगे तो आपको और भी एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। भाई आपको ये भी पता चलेगा इसके अलावा भी कौन कौन सी और नदियां सहायक है। तो एटलीस्ट वन टाइम तो आपका रिवीजन साथ का साथ हो गया। और ये लिमिटेड है। ज्योग्राफी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें लिमिटेड चीजें हैं, वो आपको बार बार पढ़नी है, कुछ समय बाद में वो रट जाएगी। ये एक अच्छा प्रश्न पूछा था आपकी बार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन दीजिए। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। गुरु शिखर सबसे ऊंचा पर्वत है हमारा माउंट आबू में, और माउंट आबू जिस पठार पे स्थित है उस पठार का नाम क्या है? उड़िया। तो क्या ये बात सही है? ढंग से देखो, सही बात है ना भाई। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे है कि नहीं है? नीचे उड़िया पठार है, उसके ऊपर गुरु शिखर है। ठीक है, तो ये कथन सही है।
56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है। 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ में। माही नदी जो है उसके कांठे में बसा हुआ है, ठीक है। कांठल और 56 का मैदान वो एक ही उसको बोलते हैं हम। अब रुक जाओ, बी गलत हो गया, ए सही है। ऑप्शन देखो, बी गलत है, बी गलत है ना, आंसर आ गया ना, बी गलत है, ए सही है, तो ये भी गलत है। ए सही है तो ये भी गलत है कि नहीं है? आंसर क्या हो गया? अब कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पता है या नहीं है कि गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट स्वरूप है या नहीं है, मुकंदरा की पहाड़ियां कोटा बारा जिलों के मध्य स्थित है या नहीं है। मान लो अगर नहीं भी पता हो तो भी आपका आंसर, ये सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन में अगर इस तरह के ऑप्शन दिए हो ना तो आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। सभी में सेंटेंस अगर आपको ढंग से कंफर्म हो तो, कंफर्म होने चाहिए। तो जैसे 56 का मैदान तो हम शुरुआत से ही पढ़ते हैं, माही 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 56 माही 56 माही, हाँ 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट देखो, राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण में अंतर, विस्तार में अंतर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन। 826 किलोमीटर 869 किलोमीटर पड़ा है, दोनों का अंतर निकाल लो, कितना हुआ? 43। तो आंसर क्या हो जाएगा? 43, ठीक है। तो ये है, ये यहां से पूछा ही है ना, 826 869। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं अगर नहीं आते हैं। याद रखना, किताबों की खास करके क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो भाई। क्योंकि क्या होता है, आप कितनी किताबें याद रखोगे? तो जितनी आपने पढ़ी हुई है और आपको एग्जैक्टली पता है तब तो आप कर दो। पूछा है कि गुप्त काल में रची गई रचना कौन सी है। पहला पूछा है बृहत कथा, फिर काव्य मीमांसा, फिर स्वप्नवास उदत्ता और फिर चांद्र व्याकरण। आंसर इसका डी है, ठीक है। बाकी जितनी भी हैं उनमें से, जैसे काव्य मीमांसा राजशेखर की है, तो ये 8वीं 9वीं शताब्दी में रची गई है, बाद में, गुप्त काल के बाद में। स्वप्नवास उदत्ता और बृहत कथा ये पहले रची गई है, गुप्त काल से भी पहले की रचनाएं हैं, ठीक है। तो बृहत कथा तो गुणाढ्य की रचना है, तो ये तो पैशाची भाषा में लिखी गई है। और जो स्वप्नवास होता है वो भास की रचना है, तो उसका उल्लेख किया जाता है 6ठी शताब्दी में, लेकिन वो बहुत पहले की रचना है। हम्म, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है ये, ठीक है। हाँ ऐसे क्वेश्चन छोड़ने हैं। जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? नेशनल जो इंडियन हिस्ट्री है उसका क्वेश्चन है। आर्ट एंड कल्चर आपका बहुत बढ़िया सिलेबस है, और मुगल कालीन कला जो है वो भी हम जब पढ़ेंगे उसके बाद आपको आइडिया लगेगा। खैर अभी के लिए आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जहांगीर महल कहाँ पर है? आगरा के किले में, खुद अकबर ने बनवाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो क्या देखो, इंग्लिश देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। HSRA किसको बोलते हैं? HSRA बोलते हैं हम किसको? ये भगत सिंह की द्वारा बनाया गया संगठन था। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल ने और उनके साथियों ने मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया, और उसके बाद में उसको चेंज करके फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसमें समाजवादी भी जोड़ दिया गया। अब आप देखो, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने और राजगुरु ने, ठीक है, उन्होंने मिलकर की। तो क्या ये इससे जुड़ा हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? सैंडर्स की हत्या में उनकी भूमिका है, क्योंकि उन्होंने ही मारा है। हाँ तो भगत सिंह ने मारा है ना सैंडर्स को, तो भूमिका है ना इसमें। पूछा क्या है? नहीं थी। प्रश्न पे ध्यान दो, भूमिका नहीं थी।
तो किसमें, एक तो सांडस की हत्या में थी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। काकोरी कांड में, काकोरी कांड तो 1925 में ही हो गया, जिसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जाता है, कांड नहीं बोला जाता है। क्या नाम हो गया इसका, काकोरी ट्रेन एक्शन, सरकार ने चेंज कर दिया। तो वो किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों के नेतृत्व में। उस समय तक एचएसआरए अस्तित्व में भी नहीं आया था, उस समय एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, एचएसआरए नहीं था। ठीक है। केंद्रीय व्यवस्था में बम फेंकने का काम भगत सिंह ने, ठीक है, और इरविन की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास, ये भी इन्होंने किया। तो इन तीन में इनकी गतिविधियां थी, इनकी भूमिका थी, लेकिन काकोरी कांड में इनका कोई योगदान नहीं था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण में उससे संबंधित था। तो आजाद हिंद फौज का प्रारंभिक चरण युद्ध के दौरान, जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने यहाँ चल रहा था, उसी समय 1942 में वहां पर शुरुआत इसकी हो गई थी। और सबसे पहले शुरुआत करने वाले थे कौन, जापान ने जिन भारतीय सैनिकों को पकड़ लिया था उनके आधार, कैप्टन मोहन। ठीक है, तो कैप्टन मोहन के नेतृत्व में, और साथ में थे रास बिहारी बोस, इन दोनों ने मिलकर के और इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो तीन लोग, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल, इन तीनों ने मिलकर शुरुआती चरण संभाला, और बाद में इसकी कमान किसको सौंपी गई, सुभाष चंद्र बोस को, सिंगापुर में। ठीक है। नेक्स्ट, बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब ये अगर आपको याद है तो ही करेंगे, ये भी एक टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में माना जाएगा, छोड़ने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, उन्होंने बांग्ला में एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया। संवाद कौमुदी नहीं है, संवाद कौमुदी किसने लिखी थी, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, लेकिन जो कौमुदी है इसका इन्होंने प्रकाशन किया था। और लाहौर से प्रकाशित होने वाले ट्रिब्यून की भी इन्होंने इसमें काम इन्होंने किया। एक्चुअल में इन्होंने इन्हीं में नहीं, बहुत सारे अखबारों में काम किया है। ठीक है, तो ये चीजें याद होने लायक मैं नहीं मानता हूं कि एक दिन में या 2 दिन में आपको याद हो जाएगी, लंबे समय के बाद ही होगी, होगी तो, नहीं तो वो नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी कैसे होते हैं, छोड़ने लायक क्वेश्चन होते हैं मेरी नजरिए में। अब आपको क्या लगता है वो बात अलग है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। दोनों करेक्ट है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी स्किप करने योग्य होते हैं। नेक्स्ट देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न को फिर से पढ़ना है, सत्य नहीं है, मतलब अपने को क्या ढूंढना है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। ऐसे गोला मार के लिख लिया करो, मान लो ऐसा कुछ लिखा है ना गलत, क्या लिखोगे आप, कौन सा क्वेश्चन कथन गलत है, ऐसे लिख लो वहां पर, इसको ऐसे काट दो। अब ठीक है, अब आपको क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है। नहीं तो आप क्या कर देते, सही ढूंढ के, सही तो 3 है इसमें, सही तो 3 है, आप उसको टिक मार देते। अब देखो, अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री थे जैसे ही आजाद हुए हम, आजाद होने के साथ उनको, जो हमारी अंतरिम सरकार बनी थी सितंबर 1946 में, उसमें उप प्रधानमंत्री को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता। तो जो इन्होंने विलय पत्र बनाया था, उसमें इन्होंने नियम बनाया था कि 3 चीजें, क्या क्या, रक्षा, विदेशी संबंध और संचार, ये तीनों देने चाहिए। तो ये चीज सही है ना, कि अगर कोई भी अगर प्रतिरक्षा विदेशी संबंध नहीं देगा तो उसको नहीं मानेंगे, उनसे नहीं करेंगे समझौता, तो उन्होंने नहीं माना, ये सही है। उन्होंने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया जो सभी रियासतों को स्वीकार था, बिल्कुल, क्योंकि विलय पत्र के आधार पर ही हर रियासत हमारे यहाँ पर सम्मिलित हुई थी। तो उनको मार के विलय पत्र पे साइन करवाए थे। ठीक है, लेकिन विलय पत्र पे साइन सबको करने पड़े, यहां तक कि जो जम्मू कश्मीर के शासक थे हरि सिंह, उनको भी करने पड़े थे बाद में। ठीक है, अक्टूबर 1947 में। वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बीएन राव थे, वो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सॉरी नहीं, हाँ डी होगा, हाँ, क्योंकि वो नहीं थे तो ये गलत है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट तो हो गया दिखता है, चलो ये पेपर हो गया।
तो ये है क्वेश्चंस जो अभी आते हैं। अब एक बात बताओ, इनमें से तुमने जिन्होंने भी राजस्थान हिस्ट्री पढ़ ली, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन था जो अपने पढ़ाई हुए से बाहर था राजस्थान हिस्ट्री का? मैंने इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ाया, जो मैंने पढ़ाया है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक भी क्वेश्चन मिला बाहर नहीं था ना? जो तुमने ज्योग्राफी पढ़ी उसमें से कोई क्वेश्चन बाहर? गुप्तकाल वाला अभी इंडियन हिस्ट्री में है, वो अभी हमारी शुरू नहीं हुई, ठीक है? वो जब आएगी तब बात करेंगे। क्या उससे कोई बाहर था ज्योग्राफी का क्वेश्चन? करंट अफेयर्स, क्या कोई क्वेश्चन ऐसा रहा जो नहीं पढ़ा तुमने? तो जब तुम्हारे हर तरह के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस से कवर हो रहे हैं, तो फिर आपको डाउट करना ही नहीं है। आपको खाली क्या करना है? पढ़ना है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, उनके सॉल्यूशंस देखने हैं, और रेगुलरली अपने आप को अपडेट करते रहना है। रोज अखबार पढ़ना है। ये 3-4 काम अगले 2.5-3 साल तक आप कर लोगे, जो ग्रेजुएशन के बाद देने वाले हैं। और जिन्होंने अभी इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, वो लगातार प्रैक्टिस पे लगे रहो। खास करके राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन वाले पोर्शंस की बार बार प्रैक्टिस करो। जो पॉलिटी है राजस्थान की, उसके क्वेश्चन भी मैक्सिमम, जैसे इसमें तो थे ही नहीं, ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आने। क्लियर है? राजस्थान की हिस्ट्री के तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चंस में से। हो सकता है 2 क्वेश्चन से मिला करके 1 क्वेश्चन बना देगा, चीजें वही आनी है। तो प्रैक्टिस पे मैं जो जोर देता हूँ ना, वो इसीलिए देता हूँ, ठीक है? तो ये पीवाईक्यूज की जो टेस्ट सीरीज है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। कितने पेपर हैं? 1-2 थोड़े हैं यार। मैंने आप लोगों के लिए 1-2 पेपर नहीं, पूरी यहाँ पर देखो, गिनने शुरू करोगे ना आप, हर साल के सारे पेपर देखो, कौन सा पेपर नहीं है बताओ? और इसने तो दे भी रखे हैं, हाँ, सब पे टिक लगा हुआ है ना, देखो, है कि नहीं है सारे? इतने सारे पेपर तो करते करते आप लास्ट में तो पेपर बोल देगा कि भाई अब मुझे मत करे भाई, अब मेरा हो गया पूरा, अब तो वहां जाकर के एग्जाम में बैठना और वहां पर पेपर करना। तो ये प्रैक्टिस ही है, और कुछ नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ, नीरज चोपड़ा क्या करता है पूरे दिन? क्या भाला फेंकता है? एक भाला उठाता है, फेंकता है, फिर उठाता है, फिर फेंकता है। रोज प्रैक्टिस या टेक्निक थोड़े सीख रहा है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। मेंस में भी वही होता है, प्री में भी वही होता है, इंटरव्यू में भी वही होता है। जो प्रैक्टिस करेगा बेटर होता जाएगा, चीजें अच्छी होती जाएगी, रूटीन में आती जाएगी। तो रूटीन में लाना है तो प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है? चलो।